कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है। वहां एक बहुत ऊंची इमारत दिखाई जाती है। उस इमारत की छत पर डेविड किंग नाम का एक आदमी खड़ा है। डेविड किंग एक सफल संगीतकार है। उसने कई हिट गाने बनाए हैं, लेकिन आज वह बहुत परेशान है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी कंपनी के ज्यादातर शेयर बेच दिए हैं। अब जिन लोगों को वह बाकी शेयर बेचने वाला है, उनकी कंपनी उसकी कंपनी से बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये होगा कि वे उसकी कंपनी पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे और उसकी अपनी आजादी खत्म हो जाएगी। किंग ये होने नहीं देना चाहता, इसलिए वह एक एक करके सबको फोन करता है और कहता है कि उसने फैसला किया है कि वह अपने सारे शेयर वापस खरीदेगा। वह लोगों को पहले से ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है। इसके बाद वह अपने कमरे में लौटता है। वहां उसकी पत्नी पाम आती है। पाम भी उसे कंपनी चलाने के बारे में अपनी सलाह देती है। तभी उसका बेटा ट्रे कमरे में आता है। ट्रे बताता है कि आज उसका कॉलेज बास्केटबॉल मैच है और वह अपने दोस्त काइल के साथ जाएगा। किंग कहता है कि वह खुद उसे छोड़ने जाएगा। रास्ते में किंग देखता है कि ट्रे लगातार फोन चला रहा है। थोड़ी देर बाद वह पूछता है कि तुम रोज कितने घंटे फोन इस्तेमाल करते हो। ट्रे कहता है कि कोई तय समय नहीं है, कभी कभी 12 घंटे तक भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। किंग मजाक में कहता है कि तुम्हें यह आदत बदलनी चाहिए। फिर वे स्कूल पहुंच जाते हैं। किंग ट्रे को अंदर तक छोड़ने जाता है। ट्रे अपने पिता से कहता है कि उसे संगीत बहुत पसंद है। जब दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचते हैं, तब किंग ट्रे के कोच से मिलता है। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसकी कंपनी बिकने वाली है। किंग को भरोसा है कि वह अपनी कंपनी वापस खरीद लेगा। वहां से निकलते समय वह अपने बेटे को यह भी नहीं बताता कि वह मैच देखने नहीं रुकेगा। उसे काम के लिए जाना है। जैसे ही वह कार में बैठता है, पॉल नाम का आदमी वहां आता है। पॉल काइल का पिता और किंग का ड्राइवर है। वह किंग को एक फाइल देता है जिसमें कंपनी की सारी वित्तीय जानकारी होती है। इसके बाद किंग सीधे अपने ऑफिस जाता है। वहां उसकी मुलाकात पैट्रिक नाम के आदमी से होती है, जो उसका बिजनेस पार्टनर है। किंग उसे अपनी सारी परेशानियों और अपने विचारों के बारे में बताना शुरू करता है। किंग पैट्रिक को समझाता है कि बड़ी रिकॉर्ड कंपनियां उसकी म्यूजिक कंपनी को खत्म करना चाहती हैं। उनके लिए संगीत कोई कला नहीं है, बल्कि सिर्फ पैसा कमाने का साधन है। उनका प्लान है कि सारे अच्छे कलाकारों को हटाकर एआई की मदद से गाने बनाए जाएं, क्योंकि इससे खर्च बहुत कम होगा। यह सुनकर पैट्रिक कहता है कि बात सही भी है। एक गाना बनाने में बहुत पैसा लगता है। अगर गाना फ्लॉप हो जाए तो भारी नुकसान होता है। अभी हम बहुत कम गाने बना पाते हैं, लेकिन एआई आने के बाद गाने बहुत जल्दी बनेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। अभी जितने गाने हम एक साल में बनाते हैं, उससे 20 गुना ज्यादा गाने बना पाएंगे। तब किंग गुस्से में कहता है कि ध्यान से सोचो, तुम क्या बोल रहे हो। ये कंपनी मशीनों से गाने बनाने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये कंपनी दिल और आत्मा से संगीत बनाने के लिए शुरू की गई थी। बाकी सारी कंपनियां एआई इस्तेमाल करेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी पुरानी परंपरा को बचा कर रखे। हमारे हर गाने में हमारी आत्मा होती है। कुछ देर बाद पैट्रिक पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। तब किंग कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने शेयर मुझे वापस बेच दो। इससे कंपनी के ज्यादातर शेयर फिर से मेरे पास आ जाएंगे और कोई भी कंपनी में एआई लागू नहीं कर पाएगा। पैट्रिक थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। अब किंग बहुत खुश हो जाता है। वह जल्दी से घर वापस आता है और अपने परिवार को खुशखबरी देता है। सबसे पहले वह अपनी पत्नी पाम को बताता है कि उसने डील ठीक कर ली है और अब कंपनी के ज्यादातर शेयर उसके पास होंगे। यह सुनकर पाम कहती है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम्हें पैट्रिक को पैसे देने होंगे। वह अपने शेयर मुफ्त में नहीं देगा। हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है। तुम इतने पैसे कहां से लाओगे। तब किंग कहता है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, मैं सब गिरवी रख दूंगा। इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। फिर मैं कंपनी वापस ले लूंगा और नए गाने बनाऊंगा। जब फायदा होगा तो धीरे धीरे सारे कर्ज चुका देंगे। पाम कहती है कि यह बहुत बड़ा जोखिम है। तुम सब कुछ दांव पर लगा रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी कि अब तुम कम काम करोगे और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओगे। ट्रे भी अब घर छोड़कर पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला है। उसके बाद मुझे तुम्हारी और ज्यादा जरूरत होगी। किंग समझाता है कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दी है। वह अपनी आंखों के सामने इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए वह यह सब करना चाहता है। आखिर में पाम भी मान जाती है। फिर दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तभी किंग का फोन बजता है। फोन उठाने पर एक अनजान आदमी की आवाज आती है। वह कहता है कि तुम्हारा बेटा ट्रे अभी हमारे पास है। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा फोन करूंगा और बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। इतना कहकर वह फोन काट देता है। अब किंग बहुत डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी पाम और ड्राइवर पॉल को बताता है कि ट्रे का अपहरण हो गया है। ये सुनकर वे भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। वे पुलिस को फोन करते हैं और थोड़ी देर में पूरा घर पुलिस वालों से भर जाता है। 3 जासूस उनके सामने बैठते हैं, जिनके नाम हिगिंस, बेल और ब्रिग्स हैं। वे किंग से पूछते हैं कि अपहरण करने वाले ने फोन पर क्या कहा था। किंग उन्हें बताता है कि पहले उसने फोन करके कहा कि मेरा बेटा उसके पास है। कुछ देर बाद उन्हें फिर से फोन आता है। अपहरण करने वाले कहते हैं कि उन्हें फिरौती में 17
5 मिलियन स्विस फ्रैंक चाहिए और सारे पैसे 1,000 वाले नोटों में चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे ट्रे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर ब्रिग्स कहता है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस यहाँ आ चुकी है और जांच शुरू हो गई है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब किंग कहता है कि अपहरण करने वालों ने बताया है कि वे रात में फिर से फोन करेंगे। ब्रिग्स पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार पास में रहता है या कोई ऐसा इंसान है जिस पर शक हो सकता है और जो रोज तुम्हारे संपर्क में रहता हो। किंग कहता है कि ऐसा कोई नहीं है। उसे अपने सभी करीबियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर पूरा विश्वास नहीं होता। सबसे पहले वे पॉल से पूछताछ शुरू करते हैं। कई घंटों तक सवाल पूछने के बाद वे ट्रे के कोच से मिलने जाते हैं, क्योंकि ट्रे आखिरी बार वहीं देखा गया था। कोच कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। मैच खत्म होने के बाद ट्रे वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ उसे मालूम नहीं। तभी पॉल को अचानक एहसास होता है कि उसका अपना बेटा काइल भी गायब है। वह एक एक करके सभी जासूसों से बात करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह सिर्फ एक ड्राइवर है। आखिर में वह भागकर किंग के पास जाता है और कहता है कि मेरा बेटा काइल भी नहीं मिल रहा, उसका फोन भी बंद आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी पाम रोते हुए भागकर आती है और किंग से कहती है कि पुलिस ने हमारे बेटे ट्रे को ढूंढ लिया है। यह सुनकर किंग तुरंत बाहर भागता है। ट्रे को देखकर सबको बहुत राहत मिलती है, लेकिन पॉल बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है, उसका बेटा काइल कहाँ है। तब जासूस बताते हैं कि शायद अपहरण करने वालों से गलती हो गई। वे ट्रे की जगह गलती से काइल को उठा ले गए। उन्हें पता ही नहीं था कि किंग का असली बेटा कौन है। यह सुनकर पॉल पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए घर के अंदर चला जाता है। फिर पुलिस ट्रे को अंदर ले जाकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। ट्रे बताता है कि मैच खत्म होने के बाद वह और काइल बाहर गए। फिर दोनों ने साथ में लंच किया। खाना खाने के बाद ट्रे को कुछ काम से जाना पड़ा। जब वह थोड़ी देर बाद वापस आया तब काइल वहां नहीं था। तभी अपहरण करने वाले फिर से फोन करते हैं। इस बार भी किंग फोन उठाता है। वे कहते हैं कि भले ही गलत लड़के का अपहरण हुआ हो, लेकिन हमारा असली निशाना हमेशा तुम ही थे। चाहे बच्चा किसी और का हो, फिरौती तुम्हें ही देनी होगी। रकम अभी भी वही है, 17.5 मिलियन स्विस फ्रैंक। अगर पैसे नहीं दिए तो हम इस बच्चे को मार देंगे। इतना कहकर वे फोन काट देते हैं। अब किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। सबसे ज्यादा परेशान पॉल है, क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण ड्राइवर है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। सिर्फ किंग ही इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सकता है। पॉल किंग के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि कृपया मेरे बेटे की जान बचा लो, उन्हें पैसे दे दो। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, वे बाद में तुम्हारे सारे पैसे वापस दिला देंगे। लेकिन किंग के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जब वह फोन पर बात कर रहा था तब उस आदमी ने एक नाम लिया था, फेलोनी। किंग सोचने लगता है कि यह आदमी उसे ही क्यों निशाना बना रहा है। इसी बीच वह पॉल की बातें भी सुनता है। पॉल की बात सुनने के बाद किंग कहता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि यह बहुत बड़ी रकम है। पुलिस कभी भी इतना पैसा वापस नहीं ला पाएगी। यह केस भी बाकी मामलों की तरह अधूरा रह जाएगा। पुलिस स्टेशन में ऐसे बहुत से केस पड़े हैं। किंग कहता है कि अगर उसने पैसे दे दिए तो उसकी म्यूजिक कंपनी उसके हाथ से निकल जाएगी। वही पैसे उसे कंपनी के शेयर खरीदने के लिए चाहिए थे। अगर पैसे चले गए तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पॉल लगातार उससे अपने बेटे की जान बचाने की विनती करता रहता है। कुछ देर बाद किंग चुप हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। तब पॉल समझ जाता है कि किंग उसकी मदद नहीं करेगा और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद किंग बाहर जाकर पैट्रिक के साथ बैठता है। वह कहता है कि अगर वह फिरौती दे देगा तो कंपनी के शेयर नहीं खरीद पाएगा और उसकी म्यूजिक कंपनी खत्म हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तब पैट्रिक कहता है कि अपने दिल की सुनो। अगर उस बच्चे की हत्या हो गई तो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में यह खबर फैल जाएगी और तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह चला जाता है। फिर किंग अपने बेटे ट्रे के पास जाता है और उसकी सलाह मांगता है। ट्रे भी वही बात कहता है जो बाकी लोग कह रहे थे। वह बताता है कि आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है। लोग किसी को हीरो भी बना सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर काइल को कुछ हुआ तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले लोग किंग को ही दोष देंगे। लोग उसे विलेन बना देंगे। फिर पत्रकार और मीडिया वाले भी उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ट्रे कहता है कि अगर वह काइल को बचा लेता है तो लोग उसकी तारीफ करेंगे और शायद इससे उसकी कंपनी भी बच जाए। किंग पूरी रात यही सोचता रहता है। आखिर में वह फैसला करता है कि वह बच्चे की जान बचाएगा। दूसरी तरफ पहली बार काइल को दिखाया जाता है। अपहरण करने वालों ने उसे एक बाथटब में बंद कर रखा है। वहां तेज आवाज में आई एम ड्रंक नाम का गाना बज रहा होता है। उधर किंग फिरौती के सारे पैसे इकट्ठा करके अपने सामने रखता है और अपहरण करने वालों के फोन का इंतजार करता है। आखिरकार फोन आता है। वे बताते हैं कि पैसे कहाँ पहुंचाने हैं और कहते हैं कि सिर्फ किंग ही पैसे लेकर आएगा। वे पाम का ब्रेसलेट भी मांगते हैं। किंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह ब्रेसलेट उसकी सालगिरह का गिफ्ट था, लेकिन पाम बिना बहस किए
अपना ब्रेसलेट दे देती है। किंग पैसे और ब्रेसलेट को एक बड़े बैग में रखता है और अपहरण करने वालों के कहने पर मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता है। रास्ते में फिर फोन आता है। वे कहते हैं कि ट्रेन से उतरकर 2 बॉक्सों के बीच खड़ा हो जाओ। किंग वैसा ही करता है और आगे के आदेश का इंतजार करता है। फिर वे उसे बैग फेंकने के लिए कहते हैं। किंग बहस करने लगता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि बैग में शायद जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। अचानक ट्रेन में मौजूद एक अपहरणकर्ता इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। झटके से किंग के हाथ से बैग गिर जाता है। एक आदमी बैग उठाकर दूसरे को दे देता है। पास में मौजूद पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन अपहरण करने वाले बैग को बार बार एक स्कूटर से दूसरे मोटरसाइकिल पर बदलते रहते हैं ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए। लंबे पीछा करने के बाद एक आदमी असली पैसे लेकर भाग निकलता है और पुलिस को एक नकली बैग मिलता है जिसमें सिर्फ एक कागज होता है। अपहरण करने वाले सबको बेवकूफ बनाने में सफल हो जाते हैं। इसी दौरान कायल को छोड़ दिया जाता है। उसे एक पार्क में अकेला छोड़ दिया जाता है। लोग उसे देखकर तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और पुलिस को खबर देते हैं। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो कायल कहता है कि उसे याद नहीं कि उसे कहां रखा गया था। उसे सिर्फ इतना याद है कि वह एक बाथटब में बंद था और तेज आवाज में एक गाना बज रहा था। उसे गाने का नाम और बोल भी याद है। अगले दिन अखबारों में हर जगह किंग की तारीफ छपती है। लोग उसे हीरो कहने लगते हैं क्योंकि उसने अपने ड्राइवर के बेटे की जान बचाई थी। ये खबर हर जगह वायरल हो जाती है और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन इस नई प्रसिद्धि के साथ नई परेशानी भी आ जाती है। एक निवेशक किंग के पास आता है और बताता है कि बाकी निवेशकों को पता चल गया है कि किंग पूरी तरह कंगाल हो चुका है। निवेशक किंग को बताता है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है और अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया है। अब बाकी निवेशक उसका साथ छोड़ रहे हैं। किंग दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। उसे सिर्फ 14 दिन दिए जाते हैं। अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसकी कंपनी पूरी तरह बंद हो जाएगी। निवेशक वहां से चला जाता है और किंग बहुत तनाव में आ जाता है। इसी दौरान वह फिर से वही गाना सुनता है जिसका जिक्र कायल ने किया था। उसे लगता है कि यह गाना बहुत जरूरी सुराग है। वह तुरंत अस्पताल जाता है और कायल को वह गाना सुनाता है। कायल तुरंत पहचान लेता है कि यही वही गाना है। तब किंग पुलिस से कहता है कि इस गाने के गायक की जांच करो। उस सिंगर का नाम यंग फेलोन है और अपहरण करने वाले ने अपना नाम फेलोनी बताया था। किंग को यकीन हो जाता है कि वही आदमी अपहरण करता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। किंग कहता है कि उसने फोन पर उसकी आवाज सुनी थी और वह आवाज पहचानता है। फिर भी जासूस उसकी बात को नजरअंदाज करके चले जाते हैं। अपने पैसे वापस पाने के लिए किंग खुद फेलोन का सामना करने का फैसला करता है। पॉल भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बंदूक लेकर फेलोन के घर पहुंचते हैं। दरवाजा फेलोन की पत्नी खोलती है। उसकी गोद में बच्चा होता है। वह किंग को तुरंत पहचान लेती है और अंदर बुलाती है। वह बताती है कि फेलोन ने किंग के लिए कुछ बनाया था और वह उसकी कंपनी के साथ काम करना चाहता था। किंग पूछता है कि फेलोन कहाँ है। वह बताती है कि वह अपने छोटे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और उन्हें पता दे देती है। किंग और पॉल वहां से निकल जाते हैं। स्टूडियो पहुंचकर किंग पॉल को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाता है। वह देखता है कि फेलोन गाना रिकॉर्ड कर रहा है। किंग गुस्से में गाना बंद कर देता है और पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। फेलोन शांत होकर कहता है कि किंग समझ नहीं रहा कि यह दिन उसके लिए कितना खास है। वह हमेशा चाहता था कि किंग उसे पहचाने, लेकिन किंग ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया ताकि अब किंग उसका नाम जान सके। किंग गुस्से में उसे पागल कहता है और याद दिलाता है कि उसने एक बच्चे का अपहरण किया और उसे मारा पीटा। वह कहता है कि तुम संगीतकार नहीं, एक अपराधी हो। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फेलोन बंदूक निकालकर गोली चलाता है। किंग भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। फेलोन भागने लगता है और किंग उसका पीछा करता है। शोर सुनकर पॉल भी अंदर आ जाता है। फेलोन भागकर मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता है। किंग भी उसके पीछे जाता है। वहां दोनों के बीच फिर लड़ाई होती है। फेलोन किंग को हराने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। आखिर में किंग उसे गिरा देता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और फेलोन को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में पुलिस उसके घर पर छापा मारती है और सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। किंग बहुत खुश हो जाता है। वह पॉल से मिलने जाता है जो अब ठीक हो रहा होता है। किंग पॉल को पैसे में हिस्सा और श्रेय देने की बात करता है, लेकिन पॉल मना कर देता है। वह कहता है कि किंग ने पहले ही बहुत मदद की है। अब वह और कायल नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। दोनों दिल से किंग का धन्यवाद करते हैं। दूसरी तरफ फेलोन को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है। उसका गाना साल का सबसे बड़ा हिट बन चुका होता है। लोग उसकी रिहाई की मांग करते हैं ताकि वह और गाने बना सके, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मानती। जांच के दौरान फेलोन अपने अपराध मान लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वह आखिरी बार किंग से मिलना चाहता है। उसकी यह मांग मान ली जाती है। जेल में फेलोन किंग से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमने क्या कर दिखाया है। वह किंग को साथ काम करने का प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि अगर दोनों साथ आएंगे
तो उनका गाना दुनिया का सबसे बड़ा हिट बनेगा और दोनों बहुत अमीर और मशहूर हो जाएंगे। लेकिन किंग मना कर देता है। वह कहता है कि अब वह अपनी बड़ी कंपनी छोड़कर छोटी शुरुआत करना चाहता है। वह आजादी और ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है। फिर वह साफ कहता है, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फेलोन गुस्सा हो जाता है और किंग को गालियां देने लगता है, लेकिन किंग पर उसका कोई असर नहीं होता। जब किंग घर वापस आता है तब ट्रे उसे एक नई सिंगर के बारे में बताता है जिसका नाम SUA है। वह उसका गाना हाईएस्ट टू लोवेस्ट सुनाता है। किंग गाना सुनता है और बहुत प्रभावित होता है। वह कहता है कि वह उसका म्यूजिक प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वह यह भी पूछता है कि क्या वह इस इंडस्ट्री की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है। SUA पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है हाँ। तब किंग मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, फिर हम शुरुआत करते हैं।